नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार की सियासत अब एक नए दिलचस्प मुकाम पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, ये दोनों अपने गठबंधन का विस्तार करने जा रहे हैं। अब बिहार में गठबंधन का विस्तार कैसे हो सकता है? बिहार की सियासत दो धुरी में बटी हुई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी वाली एनडीए, जिसमें भाजपा है, जनता दल यूनाइटेड है, उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी हैं और चिराग पासवान। दूसरी तरफ महागठबंधन, जिसमें तेजस्वी यादव की आरजेडी है, कांग्रेस है, वामपंथी पार्टियां हैं और विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी की पार्टी है। अब दो धुरी में इसके अलावा कौन बचता है? इसके अलावा नए प्लेयर के रूप में प्रशांत किशोर आए हैं, वो किसी के साथ नहीं जाने वाले। कुछ और एक पूर्व आईपीएस हैं, वो रिटायर वीआरएस लेकर के मैदान में कूद पड़े हैं। कोई राजनैतिक प्रासंगिकता नहीं है। फिर विस्तार कैसे? और ये विस्तार कैसे मोदी और नीतीश दोनों के लिए बहुत घातक होने वाला है। और अगर साफ-साफ कहें तो नरेंद्र मोदी ने अपने ही दांव में खुद को उलझा लिया है। खामियाजा मोदी और नीतीश दोनों को भुगतना पड़ेगा, ये 100% तय है। अगर गठबंधन का जो नया प्रारूप बनाने के लिए तेजस्वी और राहुल आगे बढ़े हैं, अंजाम तक पहुंच जाता है तो अब ये पूरी कवायद एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को कांग्रेस और राजद के साथ महागठबंधन में लाने के लिए है। बिहार में कांग्रेस आरजेडी के साथ आ सकती है एआईएमआईएम, बस रख दी यह बड़ी शर्त। अब वीडियो में बड़ी शर्त के नाम पर जो सस्पेंस क्रिएट किया गया है, यह भी हम खोल देंगे। शर्त कोई ऐसी नहीं है जो शर्त इस गठबंधन को तैयार करने में, फाइनल आकार देने में रोड़ा बन सके। अब सारे समीकरण को समझने के लिए सबसे पहले मैं बताऊं, अख्तरुल इमान जो अमोल से विधायक हैं और बिहार में एआईएमआईएम के अध्यक्ष हैं, असदुद्दीन ओवैसी के बिहार के सेनापति हैं। उन्होंने अपनी तरफ से स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि बिहार का विकास और भाजपा को हराना, यही हमारा एकमात्र मकसद है। इसके लिए हम महागठबंधन में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और इस क्रम में अगर हमें कम सीटें भी मिलती हैं, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर बड़ी शर्त की बात क्या हुई? अब मैं उस पे आता हूँ। एआईएमआईएम ने पहले ये समझिए ये सीक्वेंस और फिर इसका खामियाजा कैसे उठाना पड़ेगा मोदी नीतीश को, उस पर आएंगे, लेकिन एक क्रम में चलते हैं। एआईएमआईएम ने 50 सीटें इस बार अपने लक्ष्य पर रखी थी। पिछली बार 20 के करीब सीटों पर चुनाव लड़ी थी एआईएमआईएम और 5 सीटों पर जीत दर्ज किया था। इस बार 50 सीटें टारगेट पर थी कि 50 सीटों पर हम प्रत्याशी उतारेंगे। लेकिन जब गठबंधन की चर्चा हुई तो एआईएमआईएम की तरफ से जो पहली डिमांड रखी गई, जो बड़ी शर्त की बात कही गई है, वो शर्त खोल देते हैं। पहली डिमांड रखी गई, सीमांचल की सभी 24 सीटें एआईएमआईएम को दे दी जाए, जो कि मुमकिन नहीं था। न तेजस्वी यादव न कांग्रेस इसके लिए तैयार होते। फिर अख्तरुल इमान के बयान को आप इससे जोड़िए। अख्तरुल इमान ने जब कहा कि नहीं, हम कम सीटों पर भी लड़ने के लिए तैयार हैं। अब करीब 15 सीटें, 14 से 15 सीटें ऐसी हैं जो एआईएमआईएम डिमांड कर रही है। 8 से 10 सीटें तेजस्वी यादव एआईएमआईएम को देने के लिए तैयार है। यानी 14 का मामला 10 तक आना है और सीमांचल की सीटें, जिसके पास 5 विधायक है, उसको 10 सीट तक देने की तैयारी है। इसमें एक पेच है कि कांग्रेस और लेफ्ट जो पार्टियां हैं, वामपंथी पार्टियां, वो अपने कोटे से फिलहाल सीट कम करने के लिए तैयार नजर नहीं आ रही हैं।
लेकिन इस पूरे प्रोसेस में कांग्रेस की भी सहमति है, इसलिए कांग्रेस भी कुछ समझौता 2-3 सीटें अपने भी कोटे से समझौता कर सकती है। अब सीमांचल में अगर 10 सीटें मिलती हैं, तो आप यकीनन अभी हम आंकड़ों पर आएँगे, कुछ आंकड़े आपके सामने रखेंगे। यकीनन मान लीजिए कि 100% मुझे जो मेरी निजी राय है, निजी विश्लेषण है, हो सकता है सहमत ना हो बहुत सारे लोग, लेकिन ओवैसी की पार्टी का स्ट्राइक रेट, जीत का स्ट्राइक रेट 100% होगा, अगर गठबंधन में आकर के उसको 8 सीट, 9 सीट, 10 सीट, 11 सीट कुछ भी मिलती है। अब 5 सीटें आज की तारीख में कुल मिलाकर के 5 सीटें हैं। अमौर है, कोचाधामन है, जोकीहाट है, बैसी है और बहादुरगंज है। ये 5 सीटें हैं जो एआईएमआईएम ने जीती थी। हालाँकि जीती एआईएमआईएम थी, लेकिन 4 विधायक उसके आरजेडी का हिस्सा बन चुके हैं। वो उस दौर में बने जब आरजेडी और नीतीश कुमार मिल कर के महागठबंधन की सरकार बिहार में चला रहे थे। अब फिर वर्तमान हालात पर आते हैं और ज़रा कुछ रोचक आंकड़े हैं, जो आंकड़े समझते हैं एआईएमआईएम के आने से महागठबंधन को क्या लाभ होगा। लेकिन उस लाभ को समझने से पहले ये जो मैंने शुरू में कहा था कि मोदी अपने ही दांव में फँस गए हैं, उसको स्पष्ट करना ज़रूरी है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी जब-जब विपक्ष की लामबंदी हुई, चाहे इंडिया गठबंधन की बात हो और चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ आने की बात हो, असदुद्दीन ओवैसी की हमेशा इच्छा रही कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनने वाले गठबंधन का हिस्सा वो भी रहें, उनको भी सम्मिलित किया जाए। लेकिन विपक्षी दल कभी भी भाजपा के खिलाफ तैयार हुए गठबंधन में असदुद्दीन ओवैसी को शामिल करने के लिए कंफर्टेबल नहीं रहे। उसके पीछे एकमात्र वजह थी कि हमेशा विपक्षी दलों को लगता है ओवैसी के साथ आते ही भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव का नैरेटिव बदल देगी और पूरे चुनाव में एंटी पोलराइजेशन के लिए भाजपा का ग्राउंड तैयार हो जाएगा। वो हिंदू बनाम मुस्लिम चुनाव करवा देगी और हिंदू पोलराइज करवा देगी। और हिंदू पोलराइजेशन अगर हो जाता है, जातीय चेतना खत्म होती है, हिंदू पोलराइजेशन होता है, तो फिर भाजपा की राह आसान हो जाती है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने पहलगाम के बाद असदुद्दीन ओवैसी को सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनाकर विदेश में भारत सरकार का चेहरा बनाया। अब भारत सरकार का चेहरा बनाने के बाद आखिर ओवैसी को भाजपाई कैसे देशद्रोही कहेंगे, जो कहते रहे हैं हार्डकोर इस्लामिक जो है हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, देश विरोधी, ये एक आभा मंडल ये तैयार करते रहे हैं, एक नरेशन ये लेकर जाते रहे। नरेंद्र मोदी ने जब ओवैसी को भारत के लिए बैटिंग करने के लिए पूरी दुनिया के अलग-अलग मुल्कों में भेज दिया, तो फिर ओवैसी को कैसे अपनी टीम से मतलब टीम इंडिया से कैसे बाहर करेंगे? टीम बीजेपी नहीं, टीम इंडिया से बाहर कैसे करेंगे? दूसरी बात, पहलगाम के बाद पूरे देश ने तमाम राजनैतिक दलों के तमाम नेताओं को सुना है, बहुत सारे नेताओं को सुना। पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए, भारत के राष्ट्रवाद को धाल देते हुए, लेकिन 22 तारीख से लेकर के 22 मई से लेकर के और अब तक कोई जो है 22 अप्रैल से लेकर के अब तक कोई भी राजनेता, कोई भी पॉलिटिशियन असदुद्दीन ओवैसी के आस-पास भी नहीं खड़ा हो पाया है, पाकिस्तान पर ब्लंटली हमला करने। पाकिस्तान को जिस कदर असदुद्दीन ओवैसी ने आईना दिखाया, उसकी लानत-मलानत की, उसकी धज्जियाँ उड़ाई, बखिया उधेड़ी, उसके आतंकवाद की नर्सरी के रूप में उसके अस्तित्व को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया, वो काम कोई दूसरा राजनेता भारत में नहीं कर पाया है। इसमें कोई कहने में लाग-लपेट नहीं है, क्योंकि एक आप ओवैसी से जिस तरह की छवि बनाई गई थी, ओवैसी से लोगों को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि भारत के लिए सबसे पहली कहते हैं ना, हम एक बात कहते रहे कि जब-जब कुर्बानी की देने की बारी आई, इस देश का मुसलमान कतार में आगे खड़ा नज़र आया।
लेकिन वो एग्जाम्पल आज की तारीख में सेट करने के लिए कोई था नहीं, उस एग्जाम्पल को सेट किया ओवैसी ने। पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चेबंदी करनी हुई, तो पहली कतार में सबसे पहला नाम आया असदुद्दीन ओवैसी का, ओवैसी खड़े हो गए। तो अब ओवैसी की राष्ट्रभक्ति पर, देशभक्ति पर, देश प्रेम पर, भारत माता से उनके प्यार पर इस देश में कोई सवाल उठाने की कोशिश करेगा तो खुद खुद घिर जाएगा। वो चाहे संघी हो और चाहे भाजपाई हो या मोदी के इकोसिस्टम का कोई भी हिस्सा। वो ट्रोल हो, आईटी सेल हो और कोई भी सेल हो, टार्च का सेल हो, मोबाइल का बैटरी हो, कुछ भी हो, वो सब के सब धराशायी हो जाएंगे। तो अब वो ग्राउंड मोदी ने तैयार कर दिया, जो ग्राउंड हमेशा डरता था विपक्ष की ओवैसी के आने से तैयार होगा बीजेपी के फेवर में ग्राउंड। अब मोदी ने वो ग्राउंड तैयार कर दिया है, जिस ग्राउंड पर दौड़ते हुए अपोजिशन के गठबंधन में आकर के गले लग जाए ओवैसी, और कोई सवाल नहीं खड़ा। जब काउंटर पोलराइजेशन नहीं करवा पाएगी भाजपा, तो क्या तस्वीर उभरेगी, वो अब आंकड़ों से समझना है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों को समझने के लिए जरा वहां मतदाताओं के परसेंटेज पर, अलग-अलग हिस्सों पर जो कोर है, जिनकी आज चर्चा में जरूरत है, उनको समझते हैं। 17.7% मुसलमान, मुस्लिम। 17.7% इन मुस्लिम में जो मुख्य जिले हैं, अररिया है, पूर्णिया है, किशनगंज है, पटना है, भागलपुर है, दरभंगा है, ये तमाम जिले हैं जो मुस्लिम बाहुल्य हैं। 17.7% मुस्लिम में जो पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड है, उसमें 77% मुस्लिम मत, 77% मुस्लिम मत इंडिया अलायंस को, राजद को, महागठबंधन को मिलता रहा है, मिला है। लेकिन 11% मुस्लिम मतदाताओं में, 11% जो 17.7 मतलब 18% मुसलमान है, 18% में 11% यानी करीब करीब आप मानिए 2%, टोटल पोल का 2% वो ओवैसी की पार्टी को मिला, मुसलमान मतदाता गया 2%। 2% बहुत मायने रखता है, 0.5% से तो सीटें उलट पलट जाती है। 2% ओवैसी के हिस्से और मुसलमानों का डिवीजन, जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, भाजपा और अन्य में, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार वो मुस्लिम मत मिलते रहे। 12% यानी 2 ही परसेंट और मान लीजिए, 2 प्लस 2 4% करीब करीब 3.8 के आसपास होगा, 4%। 4% मुस्लिम मतदाताओं में से, कुल मतदाता मैं यहाँ पर काउंट कर रहा हूँ कि जैसे 37% मिला या 40%, तो 4% ये मतदाता सिर्फ मुसलमानों की वजह से खिसक गए। 18% में 14% तो इधर आया, 4% मत खिसक गए। ये 4% मत अगर ओवैसी साथ आते हैं, तो इसमें 0.4% की भी सेंधमारी की गुंजाइश नहीं बचेगी, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड वक्फ बिल में पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। और जिस तरह नीतीश कुमार दीनहीन स्थिति में है, नीतीश कुमार किसी भी मुद्दे पर खुलकर नहीं बोल पाते, पूरी तरह जेडीयू बीजेपी की बी टीम और बीजेपी के एजेंडे पर चलने लगी है। अब मुसलमान मतदाता अगर ये ओवैसी भी साथ आते हैं, तो कंसोलिडेट हो जाएगा, पूरी तरह ये महागठबंधन के पक्ष में जाएगा। 4% सिर्फ ओवैसी के मूवमेंट से, ओवैसी के शामिल होने से 4% वोट का अंतर पड़ रहा है। और 4% वोट ये पूरे के पूरे समीकरण को, यही 4% पलट देगा, यही सिर्फ यही 4%। उसके अलावा और आते हैं जरा सीटों की गिनती पर। 243 सीट है, 122 चाहिए होता है बहुमत के लिए। 47 सीटें हैं, 47 सीट विधानसभा की हैं बिहार में, जहां पर 50% या 50% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। 47 सीट्स, ये 47 सीट्स, फिर आप पोलराइजेशन, एंटी पोलराइजेशन कुछ भी हो, हालांकि इसकी गुंजाइश अब ओवैसी के जरिए नहीं है, एकदम साफ हो चुका है। तो ये 50 सीटें तो अकेले मुस्लिम, ये 47 सीट तो अकेले मुस्लिम मतदाता ही जिताता है, जिता देगा। 47 सीटें 122 के सफर में 47 ही हो। इस 47 के बाद 11 सीट ऐसी है
जहां पर 40% से 50% के बीच मुस्लिम मतदाता है। ये 11 सीट भी जीतना दुर्लभ हो जाएगा, क्योंकि 40 से 50% अगर 40, 42, 41% भी मुसलमान हैं, तो दूसरा फिर पूरा 59% चाहिए होगा। जबकि कांग्रेस दलित प्रदेश अध्यक्ष बना करके दलितों में, अब दलित के आंकड़े पर आएंगे, दलितों में एक पैठ बनाती नजर आ रही है। दूसरी तरफ मुकेश सहनी की वजह से निषाद मतदाता साथ हैं, और फिर सबसे बड़ी ताकत जो आरजेडी की है महागठबंधन में, यादव मतदाता। यादव बिहार में 14%, तो खुद ही हैं, अकेले यादव मतदाता हैं पूरे बिहार में, मैं एवरेज बता रहा हूँ 14% मतदाता। तो मुस्लिम जो 40 से 50%, जिन 11 सीटों पर 40 से 50% के बीच में मुसलमान हैं, उनको 50% के मार्क तक पहुंचाने के लिए मुस्लिम मतदाताओं का कुशन है, निषाद मतदाता हैं, दलित मतदाता। चिराग पासवान, अब दलित मतदाताओं पे आए, तो बिहार में 19.65% दलित मतदाता, दलित 19.65%, 19.65% में 5, सवा 5% के आसपास पासवान हैं। उनको आप अगर 100% किसी को नहीं माना जा सकता, लेकिन मैं फिर भी हम उस लेवल पर एनालिसिस में जाना चाहते हैं जहां पर कम, मतलब दाएं बाएं होने के चांसेस कम हो जाएं। वो आप निकाल दीजिए 19.65% में से 5%, तो 14.65% बचता है, इसको आप 14% कर दीजिए। ये गैर पासवान दलित मतदाता, गैर पासवान दलित मतदाताओं में राजेश राम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस की पूरी कमान को संभाले हुए हैं। इस समय पूरा जो चुनावी माहौल बिहार में सज चुका है, चुनावी मैदान सज चुका है, बिसात सजी हुई है। थोड़ा बहुत शिफ्टिंग होगी, थोड़ी बहुत शिफ्टिंग होगी। राहुल गांधी की सक्रियता संविधान बचाओ की जो मुहिम है, वो दलितों को मोबिलाइज करेगी। तो ये इस अगर इन मतों में सेंधमारी हुई तो दलित शिफ्टिंग भी होगी, और दलित शिफ्टिंग उसके बाद 7 से 8% निषाद मतदाता बताए जा रहे हैं बिहार में, 7 से 8%, 7%, 7% दलित मतदाता, 14% यादव, 14, 7, 21, 21 और 18 मुस्लिम, 21 और 18, 39%। ये 39% बिल्कुल, क्योंकि मुकेश सहनी निषादों के अनडाउटेबली बिहार में सबसे बड़े नेता हैं। लेकिन 39% का जो ब्रैकेट है, इसमें छिटक सकते हैं 2-1%। ये 39% को मैं 36%, 35% मान, 35% अगर आपके मतदाता कंसोलिडेट है, लामबंद है गठबंधन के पीछे, तो इसके बाद शुरू होता है दलित मतदाताओं की, इसमें एंट्री इसके बाद शुरू होती है। जो 14% हमने कहा था, 14% में अगर 7% दलित भी राहुल गांधी के कैंपेन से, राजेश राम के दलित चेहरे की वजह से, और बाकी पूरा आरजेडी का जो दलितों के बीच अप्रोच होगा, उन सबको लेकर के 7% भी आते हैं, तो ये 44% मतों पर जिस चुनाव में प्रशांत किशोर भी एक अपना डुगडुगी लेकर के घूम रहे हैं, छोटी-छोटी पार्टियां होती हैं, बिहार में निर्दलियों की बड़ी भूमिका होती है, निर्दलीय कई जगह पे खेल खराब करते हैं। ऐसे में अगर 42-43% अभी टिकटों के बंटवारे से पहले, क्योंकि टिकट बंटवारे से भी वोटों का खेल बनता है और बिगड़ता है। तो टिकट बंटवारे से पहले अगर 42-43% तक जाता नज़र आ रहा है, तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के लिए ये कतई शुभ संकेत नहीं है, और कुल मिलाकर के नीतीश कुमार कि वैसे भी जाती-जाती जो विदाई की बेला थी सियासत में, उस विदाई की बेला को और ज़्यादा कठिन बनाने का काम नरेंद्र मोदी ने ही कर दिया है असदुद्दीन ओवैसी के ज़रिए। अब देखते हैं अगर ओवैसी के साथ डील फाइनल हो जाती है, क्योंकि चर्चाएँ जो हैं 8 से 10 सीट के लिए तेजस्वी यादव तैयार हैं, 8 से 10 सीट देने के लिए, और 14 सीट के आसपास उनकी अब डिमांड है। तो ऐसे में देखते हैं क्या होता है। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, बिहार की सियासत पर आप नज़र बनाए रखिए। न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।